नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न पत्र, जो कि आपका 31 जनवरी 2021 का प्रश्न पत्र है ये। और ये पेपर सेकेंड है 6 to 8 के लिए, और इसमें हम CDP के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 30 तक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है। तो बाल्यावस्था की अवधि में आपको बताना है जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में जो विकास होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास होता है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, और इसके अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये सभी इसके आयाम होते हैं, और यह विकास मिश्रित रूप से होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, तो इसको ZPD के नाम से भी जानते हैं। तो ZPD इसे कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। विकल्प दिए गए हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र जो होता है वो निकटस्थ विकास का क्षेत्र उसे कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम की सामाजिक अंतः प्रक्रिया में बच्चों के वास्तविक विकास स्वतंत्रतापूर्वक बिना किसी मदद के हुआ विकास के स्तर का संभावित विकास जो किसी दूसरे की मदद से के स्तर की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है उसे समीपस्थ या निकटस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो एक बालक किसी कार्य को करते समय अपनी माँ द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक सुनता है और बाद में स्वतंत्रतापूर्वक वह ऐसे किसी कार्य को करता है जिसमें उन निर्देशों का अनुसरण किया गया हो। यह निकटस्थ अथवा समीपस्थ विकास यानी कि ZPD कहलाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सबसे लॉन्ग दिया गया है, आपको ये भी एक टैग वर्ड ध्यान में रखना है, क्योंकि जो ऑप्शन सबसे लॉन्ग होता है ज़्यादातर संभावना उसी क्वेश्चंस की होती है, ऑप्शंस की होती है सही होने की। तो आपको ये टैग वर्ड भी ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हैं। तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन का विकास होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्त चिंतन करने में समर्थ होते हैं। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास इसका सही जवाब हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण बताए हैं।
प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण होता है। इनका चौथा चरण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने पर आधारित है। इन अवस्थाओं में बालक की नैतिक अवस्था सामाजिक आदर्श, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होता है। इस अवस्था को सामाजिक क्रम अवस्था व्यवस्था अभिविन्यास भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा। शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी से संबंधित है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतः स्थिति अनुपालन संभावना खिलाड़ी के अंतर्गत शारीरिक गतिक बुद्धि के कारण होती है और शारीरिक गतिक पर नियंत्रण रखने की क्षमता एवं सावधानीपूर्वक वस्तुओं को उपयोग करने की क्षमता खिलाड़ियों में शारीरिक गतिक बुद्धि के कारण ही पाई जाती है। और यहाँ पे आपका 4 आंसर जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में उनके द्वारा भाषा के अंतर्गत अनुकरण करना, कहानी सुनना, वार्तालाप एवं प्रश्नोत्तर करने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता का मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन आपको बताना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन करना इसलिए अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह प्राथमिक स्तर के बच्चों की समझ की जानकारी देता है और साथ ही अध्यापकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार विमर्श करने में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप प्रश्न के ऑप्शंस को पढ़िए, आप राइट ऑप्शंस को टिक करिए, इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सामाजिक लैंगिक भेद रूढ़िवादी विचारधारा है। कक्षा में लैंगिक भेदभाव को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु क्रियाकलाप या गतिविधि संबंधी सभी मिश्रित लिंग के समूह बनाना और विचार विमर्श करना को प्रोत्साहित करना एक कारगर पद्धति हो सकती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषी को समझना चाहिए। तो यहाँ पे आपको उचित विकल्प का चयन करना है इस क्वेश्चन का। तो बहुभाषिक से आशय होता है दोस्तों मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी अन्य भाषाओं की भी जानकारी होना। अध्यापकों को शिक्षण के दौरान बहुभाषीयता को एक गुण एवं संसाधन के रूप में समझना चाहिए। शिक्षक उस भाषा में सबसे प्रभावी ढंग से पढ़ाते हैं जिसमें उनकी सबसे अच्छी पकड़ होती है। शिक्षकों को और शिक्षार्थियों दोनों के लिए बहुभाषीता के लिए एक संसाधन के रूप में अनेक शैक्षणिक लाभ होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक गुण और साधन। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को एक गुण और साधन समझना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है एक गुण और साधन फिल होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा आपको बताना है। तो बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें
बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत यदि हम बात करें तो शिक्षण की संपूर्ण कार्य योजना बालक के इर्द गिर्द रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी शिक्षा संबंधी निर्णय बालक को केंद्र मानकर लिया जाता है, जबकि शिक्षक की भूमिका लचीली रहती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहाँ पे बिल्कुल उचित ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, लेव वाइगोसेकी, क्योंकि सांस्कृतिक सिद्धांत जो है इन्हीं का है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोसेकी के अनुसार बालक के सीखने को उनके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। उनके सिद्धांत के अनुसार अधिगम एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि है। इस सिद्धांत में उन्होंने विकास के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भाषाई पहलू पर सर्वाधिक बल दिया है और साथ ही साथ सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक पहलू बालक के संज्ञानात्मक विकास के मूल आधार हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 हो जाएगा, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। दिव्यांग बच्चों के पढ़ने लिखने के संसाधन और अधिगम सामग्री उनके अनुरूप ही बनाई जाती है। आंशिक दृष्टि वाले दिव्यांग के लिए बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रियामी नक्शे व चार्ट बोलती पुस्तकें और स्पर्शी सूचना पट्ट इत्यादि सामग्री जो होती हैं उपयुक्त मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें कम पॉइंट साइज में मुद्रित सामग्री उनके लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसके पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से होता है जिसमें सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ दिव्यांग विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करता है, और इस शिक्षा के समावेशीकरण से आशय सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस शिक्षा के पीछे दार्शनिक विचार यह है कि सभी बच्चों को विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार हो, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन हो जाएगा। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार हो, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशाली एवं सृजनात्मक बच्चों में एक ऐसी कला होती है जिसके सहारे वे एक ही कार्य को अलग अलग तरीके से रोचक ढंग में करते हैं। ये कार्य प्रायः चुनौतीपूर्ण स्तर के होते हैं जो गतिविधियों का प्रयोग करते हुए पूरे किए जाते हैं। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर संबोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 3rd हो जाएगा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, अर्थात ऐसे बच्चे जिनमें पाठन संबंधी विकार होता है,
वे डिसलेक्सिया के शिकार होते हैं। जैसे सा का वाज पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियर का अनक्लियर पढ़ना। हिंदी में इस विकार का नाम पठन वैफल्य होता है और ऐसे बच्चे की पहचान उनके पढ़ने और लिखने की कुशलता या कौशल के विश्लेषण से कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पढ़ने की जो क्षमता होती है, पठन विकार संबंधी जो होता है वो डिसलेक्सिया के कारण होता है। तो पठन विकार डिसलेक्सिया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो नहीं को ध्यान रखना है आपको। जिस प्रश्न में नहीं दिया गया है आपको बहुत ही ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और दिए गए ऑप्शंस का आंसर सही टिक करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना। तो ये नेगेटिव पॉइंट दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन सेकंड सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक व्यवस्था क्या होती है, आपको बताना है। सही आंसर का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। बच्चों के सीखने के समय उनकी शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शंस का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। पहला ऑप्शन ए और सी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन ए और सी। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिपेक्ष करने में सशक्त हों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम एक और प्रक्रिया है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर देना है। तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में बच्चे प्राय भिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ऐसे में एक अध्यापिका को कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सार्थक एवं सुसाध्य बनाने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई विविधता को समझना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय किसके। दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर 1 हो जाएगा, सहयोगिक प्रतिस्पर्धित। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को जब वे कोई नया कौशल सीख रहे हों, अधिगम के लिए अप्रेरित करने हेतु उनको इसके फोल्डिंग उपलब्ध कराना प्रभावशाली पद्धति को इंगित करता है। तो यहाँ पे जो पाठ दिया गया है, पाठ को इसको फोल्डिंग बोलते हैं, इसका फोल्डिंग, ध्यान रखिएगा, इसका फोल्डिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको दिए गए विकल्प में से आपको चयन करना है कौन सा विकल्प जो है इसमें सही नहीं दिया गया है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे प्रायः अपने आसपास के वातावरण की विभिन्न घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांत बनाते हैं और सक्रिय होकर उनके विषय में चिंतन भी करते हैं, क्योंकि बच्चे जन्मजात जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन इसका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या कारण हो सकता है। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से उचित विकल्प का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय में बच्चों के असफल होने का कारण और जिम्मेदारी अंतिम रूप से विद्यालय तंत्र की होती है और इसमें बच्चों के अभिभावक, वंचित पृष्ठभूमि या आनुवंशिकता की भूमिका का अधिक औचित्य नहीं रह जाता है। बच्चों में असफल होने की मुख्य वजह विद्यालय द्वारा उनकी आवश्यकताओं और उनकी रुचियों की पूर्ति न होना होता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है, आपको बताना है। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, प्रगतिशील। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों का विकास बहुआयामी होता है और विकास एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के विकास में अनेक तरह की सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलती है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः बच्चों में बाल्यावस्था 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के मध्य तक होती है और इस अवस्था में बच्चे शब्द जैसे प्रतीकों, विभिन्न वस्तुओं, परिस्थितियों और घटनाओं को दर्शाने वाली प्रतिमाओं के प्रयोग में अधिक प्रवीण हो जाते हैं। इस अवस्था का मुख्य प्रमाण तर्कयुक्त विचारों का विकास होता है जो प्रायः प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय किस प्रकार की भूमिका निभाता है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो बच्चों की पहली पाठशाला उसके परिवार से शुरू होती है दोस्तों, और मातृभाषा के प्रयोग, विचारों के आदान प्रदान विद्यालय में परिवार की मुख्य भूमिका होती है, जबकि विद्यालय की भूमिका द्वितीय कारक के रूप में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा हो जाएगा, द्वितीय कारक होता है। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीय कारक होता है। ऑप्शन चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों, सीडीपी का। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जीन पियाजे। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की कल्पना और सोचने विचारने का जो ढंग गुणात्मक रूप से बड़ों यानी कि वयस्कों की अपेक्षा भिन्न होता है। बच्चे अपने हिसाब से किसी संकल्पना के संबंध में एक काल्पनिक चित्र बना लेते हैं, जबकि वयस्कों के चिंतन का तरीका इससे भिन्न प्रकार का होता है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जीन पियाजे हो जाएगा। तो दोस्तों सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है इस क्लास में दोस्तों। ये 2021 का प्रश्न पत्र था दोस्तों। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करें दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।